जय संविधान। आज फिर मेरे साथ अजीत सिंह जी हैं और 4-5 बार हम चर्चा कर चुके हैं। चर्चा दर्शक श्रोताओं को बहुत अच्छी लगी है और भारत के अंदर रहने वाले लोगों को अपने जो पारस्परिक संबंध हैं विदेश में रहने वालों से और उस देशों से और जो भारतीय वहां जाकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को जानने की जिज्ञासा हुई। कई दर्शक श्रोताओं ने मुझसे संपर्क किया क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। देश में अलग अलग राय है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविकता क्या है। तो इसलिए मैंने आज फिर अजीत सिंह जी को इनवाइट किया। और अजीत सिंह जी, जो आज मेरा कंसर्न है वो ये, देखिए हमारे 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो मुख्य तौर पे उनका जो लक्ष्य था वो नाम बदलना और एक बड़े आकर्षक नाम देना स्कीम्स को, चाहे वो कांग्रेस के जमाने की स्कीम्स थी, उसी का नाम बदल के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और एक वर्ड बड़ा सुनने को मिला 2014 के बाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब हम अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ज्यादा बढ़ावा देंगे कि चाहे वो भारतीय निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो, जो भारत के अंदर निवेश करना चाहते हो उनके लिए इतना सुगम बना देंगे हम बिजनेस करना, इंडस्ट्री लगाना, कि इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा लगा क्योंकि नाम अच्छा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनने में अच्छा लगता था। लेकिन जब हमने देखा तो हमने देखा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2014 में जो था करीब 17% का, आज 12.5% का हो गया। तो वहां गिरावट आ गई मैन्युफैक्चरिंग में। और हमारे यहाँ विकास जो भी हो रहा है, जीडीपी में जो भी विकास हो रहा है, वो ज्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज का है और वो सर्विसेज इंडस्ट्री का है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2014 से लेकर अभी तक लोन हमारे 4 गुने हो गए और जीडीपी करीब करीब उतनी ही है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में थी। अब ये जिज्ञासा होती है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और हमारे देश के निवेशक जो है वो विदेश भाग रहे हैं, वो अपनी कोठियां भी विदेश बना रहे हैं, पैसा भी लेके भाग रहे हैं, हजारों लाख हर साल जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास निवेश करने के लिए पैसा है, वो विदेश जाके बस जाते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। तो ये जिज्ञासा नॉर्मल है, नेचुरल है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है। क्योंकि अजीत जी, उनका बचपन यहीं बीता, जवानी यहीं बीती और काफी लंबे समय से वो अमेरिका के अंदर सेटल्ड हैं और अमेरिकन सिटीजन हैं और उनकी वहां भी अपनी इंडस्ट्रीज हैं। भारत के अंदर भी उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो मैंने सुना है, मंडी गोविंदगढ़ में थी, गुजरात में थी। तो अब जानने का मेरे को ये प्रयास करना चाह रहा हूं कि आपने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाना भी देखा है, 2004 से लेकर 2014 तक का, और मोदी जी का जमाना 2014 से अभी तक आप देख रहे हैं। तो आपको और आपके मित्रों को, क्योंकि भारतीयों से भी आपकी मुलाकात होती है, वहां के जो विदेशी अमेरिकन हैं जो भारत में या कहीं और निवेश करना चाहते हैं उनसे भी आपकी बात होती है। तो नक्सल में अजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह के जमाने में आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था या मोदी जी के जमाने में हुआ है? आपकी जो इंडस्ट्रीज पहले आपने लगाई हुई थी उस समय उनकी प्रोस्पेरिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी या आज है? या जो रुपया जिस प्रकार से लगातार कमजोर हुआ है, जो 2014 में 58 रुपए का एक डॉलर था, आज 91 रुपए का हो रहा है, तो उस परिस्थितियों में आपकी क्या राय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है या एक जुमला था जो हम लोगों को फेंका गया था? और उद्योग लगाने में लोगों, क्योंकि विदेशी निवेशक भी देश से भाग रहे हैं, एफपीआई इन्वेस्टमेंट भी देश से भाग रहा है, और देश के अंदर जो हम जैसे लोग हैं वो अपना शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और शेयर मार्केट लगातार टूटता चला जा रहा है। तो हमें अपनी भविष्य की भी चिंता है कि हमारी पूंजी लगी लगाए कहां चली जाएगी। तो ये 3-4 प्रश्नों का जवाब दीजिए कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में आपको लगता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था या आज है? जो इंडस्ट्रीज आपने भारत के अंदर लगा रखी थी उनकी परिस्थिति तब क्या थी और आज क्या है? और जो वहां पे एनआरआईज हैं या अमेरिकन सिटीजन हैं जो ओरिजिनली भारतीय हैं, या जो अमेरिकन सिटीजन हैं, उनकी भारत के बारे में और यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और रुपए के कमजोर होने का आप क्या वजह समझते हैं और आपका क्या इसमें सुझाव है? अजीत जी। जय संविधान। नमस्कार अखिल जी। मैं पहले तो बात करूंगा कि जो यहाँ पे मेरे दोस्त है जो बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा काम है उनके, सिंगापुर में दफ्तर है, चाइना में दफ्तर है, यहाँ दफ्तर है, वियतनाम में दफ्तर है, हिंदुस्तान का नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैंड लगा हुआ है उस कंट्री को, हमको वो पैसा सारा निकाल के ले आए, कुछ नहीं है। वो कहते हैं हमारे जो घर बार है बस वही है, वो ठीक है, वो भी हमको जब टाइम मिलेगा कि कोई नहीं रह गया, किसके लिए रखना है।
तो चलो रहने दो, कल को कोई तकलीफ आ जाए, यहाँ पे जैसे बवाल चल रहा है, जाना पड़े, तो वो भी अपने घर जो है वो कोई अपना स्पेन में लेना चाहता है, पोर्चुगल में लेना चाहता है, माल्टा में लेना चाहता है, हिंदुस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में जब मोदी जी आए थे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जलसा किया था, बहुत लोग टिकटें लेके बसों में भर के, और मोदी मोदी हो रहा था। इन्होंने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं आपको बताता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर मैंने कंपनी खोली है इंडिया में, मैंने खोली थी, अभी भी है, अब मैं बंद कर रहा हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना ना, उसके लिए पहले ठीक है किरायानामा दो या जगह की रजिस्ट्री दिखाओ, जगह देखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ये तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लाओ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अप्लाई कर दो, तो उसको उनके 36 फॉर्म है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, फिर कोई आएगा इंस्पेक्शन। जब तक आप पाम ग्रीसिंग नहीं करोगे आपका वो काम रोके रखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए वो फिर जो है आपका सारा कच्चा चिट्ठा, पैन चाहिए, प्लान चाहिए, टीम चाहिए, काय का ईज ऑफ बिजनेस है। एक बैंक अकाउंट खोलने चले जाइए, आज एक बैंक अकाउंट खोलने चले जाइए, केवाईसी में इतना रगड़ेंगे। बैंक अकाउंट यहाँ पे अमेरिका में चेस बैंक में आप चले जाओ, 3 मिनट में बैंक अकाउंट खुलता है। 3 मिनट में आपने अपना ड्राइवर लाइसेंस देना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर देना है, सेविंग चाहिए, चेकिंग चाहिए, आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए तो बिजनेस का जो लाइसेंस है सर्टिफिकेट वो भी ऑनलाइन मिलता है 3 मिनट में, और खाली $30 फीस है उसकी, जो आप ऑनलाइन ले सकते हो, लेके जाओ, दिखाओ, आपका अकाउंट खुल गया। पैसे जमा कराने जरूरी नहीं है, ठीक है। अपने सेविंग अकाउंट है या चेकिंग अकाउंट है, तो मैंने बिजनेस अकाउंट खुलवाया, $11 डाल दूंगा तो अकाउंट खुल गया आपका। उसी टाइम पे आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये होता है ईज ऑफ बिजनेस। फोन लेने जाओ आप, फोन, जो मोबाइल फोन की नहीं मैं बात कर रहा, आपको लैंडलाइन चाहिए, फैक्स के लिए अलग फोन चाहिए, 1-800 नंबर चाहिए, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट। आप बताइए कौन सा हिंदुस्तान में है कंपनी जो आपको फोन वोन लगा के सब एंड फर्स्ट क्लास मोबाइल और जो हाई स्पीड इंटरनेट आपको सब हुकअप करके रेडी, यू आर वायर्ड, कम ऑन, डू बिजनेस। एक्सिम बैंक के साथ आपका संपर्क हो जाता है, हर चीज आपको अपने आप ईमेल आती हैं कि ज्वाइन अस, डू दिस, वी आर हियर टू हेल्प यू। इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, इफ यू आर एन इंपोर्टर, देन वी विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर इंपोर्ट्स। 50 CHA जो क्लियरिंग एंड हैंडलिंग एजेंट्स हैं, उनके कॉल आ जाएंगे, उनकी ईमेलें आ जाएंगी, प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी कि मैंने अगर चाइना से 4 कंटेनर मंगाने हैं, मैंने वियतनाम से मंगाने हैं, मैंने थाईलैंड से मंगाने हैं, मैंने कई से मंगाने हैं, यही कंट्रियां रह गई हैं वहां से इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया तो खत्म हो गया। वो सब आपको हुकअप कर देंगी, आपको कुछ नहीं करना। 1 मैन आर्मी, मैं 1 मैन आर्मी था, स्टाफ नहीं रखा था, अब थोड़ा ठीक है। अब भी वो मैंने फिर वो, क्योंकि जो हालात यहाँ भी है वहां तो आप छोड़ ही दीजिए, मैंने वहां कंपनी खोली थी, मेरे एक रिश्तेदार को मैंने सपोर्ट करने के लिए, मेरा खून ही है, तो क्या हुआ, कभी कोई रात को पुलिस वाला आ रहा है, वेलजी भाई आ रहा है, कभी फलाना आ रहा है, भावनगर की बात बता रहा हूं मैं, गुजरात में, तंग करने के लिए। और पोर्ट पे आपका माल, कोई भी रैंडम आपका कंटेनर पकड़ लेंगे, हमको इंस्पेक्शन करनी है। अरे इंस्पेक्शन करनी है मतलब मेरा तो माल वहां पे पहुंचा हुआ लेट हो गया ना, माल छोड़ोगे तो मैं बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, मैं आगे मैं अपने आप को पैसे भेजूंगा, या जो भी है जिसके साथ भी मेरी साठगांठ है या जो मेरा कंपनी का कोलैबोरेशन है। तो 4-4 दिन कंटेनर, अच्छा फिर खोलेंगे तो बोलेंगे ये इसमें डस्ट, ये है, इसमें रबड़ दिख रहा है हमको, इसमें वो पैनल है इलेक्ट्रॉनिक के, इसमें फलान है, ये है, इसमें टायर दिख रहा है हमको। पैसा ले लो, फिर पैसा देना पड़ता है, फिर वो निकालने का खर्चा हमको चार्ज करेंगे, फिर उसको दोबारा लोड करने का खर्चा, फिर कंटेनर अपने यार्ड में लाने का खर्चा, फिर उसको उतरवाने का खर्चा, और तब तक अगर आपका डॉलर बढ़ गया तो खत्म। $1000 पर टन अगर मैंने सौदा किया है यहाँ अपने ऑफिस से,
कि मेरे को चलो मेरा ऑफिस का खर्चा और मेरा माल लेने का कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, वहां पहुंचते पहुंचते 45 दिन में डॉलर आपका $2 बढ़ गया, $1000 पर टन, $2 मतलब 20% प्राइस बढ़ गई, जिसने माल मेरा उठाया, जिसको कि मैं खुद ही हूं, तो मैं और किसी को क्या बेचूंगा? वो तो फिर अच्छा, फिर इंटरनेशनल जो एग्जाम पॉलिसी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, FOB, CNF, FAS, FAS इज कॉल्ड एज फ्रेट अलोंग शिप, जो हम यहाँ से भेजते हैं, पहुंचते पहुंचते अगर इनका $2 या चलो ₹1 भी बढ़ गया 1000, तो 10% तो बढ़ गया, 12% तो काम होता है वहां पे। 10 कंटेनर महीने के भेजे, समझो 2 लाख किलो मैंने माल भेजा, ₹1 किलो पे तो ₹2 लाख मिल जाएगा। वही बढ़ गया तो फिर क्या करेगा वो? बहुत बहुत विडंबना में है। अभी जो इंपोर्टर्स हैं उनकी मतलब कि उनको दे कैन नॉट, क्योंकि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। पहले तो चलो ठीक था, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, मैं लोहे का या मेटल्स का काम करता हूं तो LME से चलता है, उसको हम हेज कर सकते हैं। डॉलर की हेजिंग क्या है बिजनेसमैन के लिए इंडिया में? आपको डॉलर खरीदना हो, बेचना हो, तो आपकी कंपनी जो है, जब तक BL, बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, आप सुनते जाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, PSIC, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, फॉर्म 9, फॉर्म 6, ये सारे डॉक्यूमेंट दोगे तो बैंक वाला फिर भी जो है वो कोई उसका ताई का फोन आ जाएगा, सर ये इसका सिग्नेचर नहीं मैच हो रहा है, फलान नहीं हो रहा है। अरे भाई, स्टैम्प है, सब कुछ है, हमको बख्श दो, क्लियर करो, अपने पैसे भेजने, जो सेलर है उसको पैसे मिलेंगे तो आगे माल चढ़ाएगा। तो मतलब कि बहुत दुर्गति, जिसको कहते हैं दुर्लभ सिचुएशन है। आप जानते हैं कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जो है वो DGFT ने क्लियर किया हुआ है कि जो मुंद्रा पोर्ट पे माल आएगा, जो न्यूयॉर्क पोर्ट से या कहीं से हम जो जहां से शिप करते हैं, मुंद्रा पोर्ट हो, बॉम्बे पोर्ट हो, तो उस पे फॉर्म 6, फॉर्म 9 जो है वो एग्जेम्प्टेड है। नहीं, उस पर फंसा देंगे, नहीं आया जी, आपका रुक गया माल, और फिर उस पर पेनल्टी पड़ेगी, आपको डैमरेज पड़ेंगे। डैमरेज जो है 10-20 हजार का डैमरेज होता है पर डे का। कहाँ जाएंगे आप? तो अब वहां पे इंपोर्टर वो तंग है, जो बेचारे घाटा खा के भी माल मंगा लेते, चलो यार घर तो आ गया, तो मिलों को बेचते, तो मिल वाले भी चोर हैं। मिल वाले निकालेंगे माल में ये कमी है, स्पेक्ट्रो में एलिमेंट्स ये कम है, इसमें कॉपर, अब इसमें कार्बन कम है, इसमें टाइटेनियम का कंटेंट ज्यादा है, बैड एलिमेंट है, ये वो है, और पैसा काट लेंगे। ये सब बदमाशी है, सब फुल बदमाशी है। मैं अपने आप दोस्तों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, भाई हमने हाथ जोड़े। और चलो, ये तो मैं अपने मेटल ट्रेड की बात कर रहा हूं, कोई और कुछ अगर इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, देखिए 45 दिन लगते हैं पहुंचने में। और जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो प्रोटोकॉल हैं, कि क्या होता है कि आपको किसने अप्रोच किया मेरे को कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं अपना उसको कोड भेज देता हूँ, वो कोड देखेगा, नेगोशिएट करेगा, बोलेगा ठीक है, तो मैं कहूँगा मुझे लेटर ऑफ इंटेंट भेज दे। सब लीगल चाहिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम चाहे मेरा अपना खून हो वहां बैठा हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट भेजो साइन करके, लेटर ऑफ इंटेंट देख के फिर हम उसको जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं बायलैटरल, जिसमें मैं साइन करके भेजता हूँ टर्म्स ऑफ पेमेंट, 30% एडवांस चाहिए या 100% एडवांस चाहिए, LC चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो हम लिख के उसको भेजते हैं, फिर वो साइन करेगा, स्टैम्प, डन। ठीक है। LC तो खैर मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि LC तो बहुत बदमाशी है उसमें। मुझे 30% एडवांस दे दो, या जो अगर नया है तो पूरा पैसा दो, मैं माल चढ़ाऊंगा, वेट स्लिप पे मुझे पूरा पैसा मेरे बैंक में आएगा, तो माल जो है कंटेनर यहाँ से छूटेगा। चलो ठीक है, अपने घर में भेजना है तो मुझे फिर भी कई बार मुफ्त में ही भेज देता हूँ, चलो। फिर भी हमको ये होता है कि अगले ने बोला नहीं नहीं, आपका माल पहुंचने से पहले पैसा हो जाएगा, तो हम भरोसे में आ जाते हैं, हम लोग बोले लोग हैं। तो उसमें यह है कि कहीं अगर वहां पे पोर्ट पे माल पहुंच गया कंटेनर, तो हम उसके हाथ में, वी कैनॉट डू एनीथिंग, हम कंटेनर को डाइवर्ट नहीं कर सकते जब तक वो NOC नहीं देगा। वो नहीं देगा, वो बोलेगा आपका कंटेनर यहां पहुंच गया, पड़ा रहे, सड़ने दो, जंग लगने दो,
पढ़ने दो आपके ऊपर डैमरेज, तो हम बोलेंगे यार जो देना है दे दे, बोलेंगे मेरे को 20% का छूट चाहिए, अरे ले यार छोड़ दे। इसलिए मेरा माल पोर्ट पे पहुंचने से पहले ऑन हाई सी आई टेल देम, if I don't get the money tomorrow morning in my bank, I'm diverting the container to another buyer who has the cash ready for me. मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो जानिए। अब वो भी अगर कोई नहीं लेना, मेरे कई दोस्त बेचारे फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि अजीत तेरा यार्ड है वहां पे, तू तू उतार ले, कस्टम पे करके अपने पास रख ले, बेच के पैसे दे देना। एटलीस्ट वो भरोसा, मतलब कि ये देखो इतना जबरदस्त जिसको कहते हैं कि वहां पे धोखा है, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि मेरे जो बायर है, मेरा एक अच्छा बहुत बड़ा बायर है, मेरे साथ उसका रेगुलर काम है, मेरा छोटा भाई है मंडी गोविंदगढ़ में। वो कोविड के टाइम पे उसने पहली बार मेरे से कंटेनर मंगाया, तो 22 लाख रुपए की शिपमेंट थी, मैंने भेज दी। कोविड उसके बाद हुआ, जब माल पहुंचा तो कोविड लॉकडाउन, तो मैंने कहा माल छुड़ा, बोला तो लॉकडाउन है, अब मैं कर नहीं सकता। तो लॉकडाउन खुलने पे भी आ गया, तो मैंने कहा छुड़ाओ उसको। बोले सर लॉकडाउन में हमारी ये सिचुएशन होगी, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा चल मैं मदद करता हूं आपकी, तो पंजाबी भाई है। पहली डीलिंग, फर्स्ट डीलिंग 1920 की बात है ना, 21 की बात है, हाँ 20 की बात है। तो मैंने कहा मैं चल आई विल रिलीज इट फ्री ऑफ कॉस्ट, कंटेनर अपने घर ले जा, माल बेच के। कितने दिन में पैसा देगा? कहता मैं 45 दिन से 2 महीने में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उस छोटे भाई ने मेरे को 25 से 30 दिन में सारा माल बेच के दूध से धो के पैसे दे दिए। अब तक काम चल रहा है मेरा उसके साथ। अब मैं पीछे हट गया हूं थोड़ा, क्योंकि हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो ये चीज उसको याद है, मैं तकलीफ में था तो उसने भी मेरा साथ दिया। तो दिस इज ऑल यू नो। बाकी आप ये कह दो कि सरकार ने हमारा कुछ भला किया है, नो। अरे जीएसटी की रेड आए दिन होती है, वो आ जाएंगे, ये आपका तो इन्वेंट्री इतनी है, माल तो है नहीं है, कहाँ बेचा आपने, उसके कागज दिखाओ, पहले ट्रक के नंबर दिखाओ माल भेजने के। कैन यू बिलीव के जिस पे हमने वो जो बिल्टी बनानी है, हमने जो बीएल बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रक का नंबर, और वहां पे सब फर्जी कर रहे हैं, ट्रक का नंबर, फिर वो वेरीफाई करेंगे आरटीओ में। ये क्या चल रहा है? अब तो मतलब कि मनमोहन सिंह की बात करते हैं आप, कब चला था काम? ऐसे तो नहीं ना लोगों ने मिट्टी उठाई तो सोना बना। कहां से कहा गए थे? आज आईएमएफ का है कि 6.4 की आपकी जीडीपी है, ये 7.4 7.8 कर रहे हैं। मैं कहता हूं इनकी 4.5% की जीडीपी है। आई कैन प्रूव इट। अगला शो कीजिए, मैं आपको प्रूव करूंगा। और किसी अर्थशास्त्री को भी लेके आइए, वो भी बोलेगा यस। नहीं मैं आई एग्री विद यू, आई डॉक्टर एग्री विद यू, मल्होत्रा को लेके आइए, आई आप एग्री विद यू, अरुण कुमार को लेके आइए। कोई नहीं मानता है कि इनकी 7.5% की जीडीपी है। जीडीपी आपका पर कैपिटा इनकम क्या है? भूखे मर रहे लोग, केक वर्कर, उनसे चल रही है आपकी इकोनॉमी। वेरी बैड शेप। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं देश तो इस समय गिग वर्कर्स पे चल रहा है। बड़े पढ़े लिखे बच्चे जब वो सामान लेके आते हैं, जी जी इतना खराब लगता है। और मैं बल्कि इंटरव्यू लेता हूं, उनसे पूछ लेता हूं बेटा, क्योंकि अच्छा स्मार्टली ड्रेस्ड मोटरसाइकिल चलाते हुए ठंड में सुबह 4 बजे 5 बजे, तो कहते हैं सर क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही है, एमबीए किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, माँ बाप ने खेत बेच के हमको पढ़ाया है, अब कम से कम घर तो चलाना है, 15-20 हजार रुपए महीने तो चाहिए। तो देखिए ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि सारा का सारा, अच्छा ये एक और शगुफा अमेरिका ने छोड़ दिया, आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि गाजा पीस कमेटी में उन्होंने भारत को भी इनवाइट कर लिया है, मोदी जी को, कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये इतनी दुधारू तलवार है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज के तारीख में वैश्विक जगत में हम अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। और हमारे मोदी जी कहते हैं अभी भी हम विश्व गुरु हैं, उनके भक्त। अब आपने देखा होगा हमारे शंकराचार्य महोदय का किस प्रकार से अपमान हुआ, जो अपने को सनातनी कहते हैं। शंकराचार्य महोदय का अपमान हुआ मणिकर्णिका घाट काशी के अंदर,
जो हमारा सबसे वहां पे कहते हैं कि अगर चिता जलनी बंद हो जाए तो प्रलय आ जाएगी, वहां पे किस प्रकार से तोड़फोड़ हुआ और एफआईआर लिखा दी उन लोगों के खिलाफ, जबकि जो वहां अहिल्याबाई होलकर जी का खानदान है, उनके बच्चे उस ट्रस्ट के चेयरमैन लिख रहे हैं कि वहां तोड़फोड़ हुई है। अच्छा, वो मूर्ति ही नहीं दिखा रहे, अब ठीक है, अगले गलत कह रहे हैं, मूर्ति दिखा दो ना कि मूर्ति जो है सुरक्षित है, उसको कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर लिखा रहे हैं, कहीं शंकराचार्य से कुछ पूछ रहे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है अजीत जी, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये क्या है कि ये इनको इनका एक एजेंडा है कि भाई, क्योंकि क्या है कि जो अंधभक्त हैं वो गोबर भरा हुआ है, वो सिर्फ जो इनके अल्फाज निकलते हैं, जो इनकी लफ्जबाजी होती है, वो उसको टोटली ट्यून्ड है, जैसे वाईफाई ट्यून होता है ना, मतलब ट्रैकिंग सिस्टम के साथ, बस वो फॉलो करना है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं, उसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अजीत जी। उसमें गोदी मीडिया जो है ऐसे नैरेटिव को बदलने के लिए झूठे मोटे नैरेटिव लाता है। गोदी मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन माय ओपिनियन। तो मैं उनका नया नाम देता हूं, गोबर मीडिया। मैं अपना मीडिया चैनल शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी इंट्रोडक्टरी लेके आऊंगा, अपना वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूं मैं, और 5-7 दिन में। ये गोदी मीडिया नहीं, ये गोबर मीडिया है टोटली। इन्होंने देश का सबसे ज्यादा जिन्होंने हानि पहुंचाई है वो ये गोदी मीडिया है, और कोई नहीं है। एक्चुअली बताऊं, अंधभक्त भी ठीक है, वो भी क्या है कि किसी से बात सुनेंगे तो शायद वो बदल जाए, लेकिन क्योंकि क्या है, ये दीज गाइज आर फेड विद मनी। 2-2 करोड़ 15-15 करोड़ की तनख्वाह। अरे इनके कौन देता है? जो सच्चे पत्रकार है 2.5-3 लाख में बेचारे काम कर रहे हैं महीने की, वो भी बहुत होती है इंडिया में। 15 करोड़ रुपया साल की, मतलब 1.25 करोड़ रुपया तनख्वाह। वो जो हमारी एक एंकर नहीं है, उसकी 2-2.5 करोड़ की तनख्वाह साल की। नहीं अजय जी, कल एक गोदी मीडिया में मुझे बुलाया और कल बड़ी खुशी मना रहे थे कि साहब यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन ने कह दिया है कि भारत के साथ एक मदर ऑफ ट्रेड डील होगी। बड़ी खुशी दिखा रहे थे। मैंने कहा महाराज, आप लोग 1 साल पहले ये खुशी दिखा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब भारत के अच्छे दिन आ गए। फिर डोनाल्ड के कहने से आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस को दुश्मन बना लिया, ईरान को दुश्मन बना लिया। फिर आप ब्रिक कंट्रीज के साथ आपने समझौता कर लिया, अमेरिका को आंखें दिखाई। फिर उसके बाद आपने ब्रिक कंट्रीज के साथ जो आपका सैन्य वो अभ्यास होने वाला था, उससे वापस कर लिया। तो मैंने कहा हो सकता है 2 महीने बाद आप यूरोप को गाली देने लगे। तो भैया डिसाइड कर लो आपकी दोस्ती किससे है, क्योंकि मैं तो आज देख रहा हूं विश्व में हमारे जैसे अच्छे देश का सम्मान कम होता जा रहा है, पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र का सम्मान बढ़ता जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा अचंभित हूं, और तब भी कहते हैं मैं विश्वगुरु हूं। ये कोई विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु जो है वो देख लिया लोगों ने, ये क्या विश्वगुरु हैं। ये बाहर इवेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले लोगों की आंखें खुल गई हैं। हालांकि यहाँ भी कई अंधभक्त हैं, तो इन्होंने अपने देश में ही इवेंट करने शुरू कर दिए। ये वहां जाके असम में क्या कर रहे थे? मुझे एक बात चाहिए, वो पैसा अगर बचता तो कुछ देश के ही काम आता ना। जो ये हार लगा के, अपनी 4-4 तस्वीरें लगा के, अपना मुक्तमयी होके वो निकाल रहे हैं जलसा, वो हारों की कीमत जो है, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि मैंने तो ये देखा था, मैंने वो देखा तो मेरे को पहले, मैं सुबह उठा तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि 4 तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे लगा कि ये तो कोई शव यात्रा है। भाई शव यात्रा में ही देखते हैं ना, कोई तस्वीरें, हार लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, पीछे बॉडी पड़ी हुई है। तो मुझे लगा शव यात्रा और मोदी जी की पिक्चर, मैंने कहा ये तो कोई गजब हो गया। तो देखा खुद भी साथ खड़े हुए हैं। नहीं, चलिए हम उनके डमरू बजा लंबे रहे। जीवन की कामना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे भी बने हैं, वोट चोरी से बने हैं, चुनाव आयोग की वजह। अरे एक घटना कल अजीत जी घटी है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका में लोग क्या सोचेंगे, एक 27 साल का इंजीनियर लड़का, उसकी कार एक नाले में, वो एक ऐसी जगह गिर गई जो कंस्ट्रक्शन का पानी भरा हुआ था। वहां सारी की सारी फायर ब्रिगेड पहुंच गई, एनडीआरएफ पहुंच गई, एसडीआरएफ पहुंच गई, और 2 घंटे तक बच्चा अपने पिता से गुहार लगाता रहा। उसको निकाला किसी ने नहीं, उसकी मौत हो गई। ये देश की स्थिति बना दी और कहते हैं विश्वगुरु हैं।
जबकि 1:45 सारे पहुंच गए थे। आपकी क्या ट्रेनिंग है? अरे इनके फायर पास ब्रिगेड सीढ़ी थी, इनके पास नाव थी, इनके पास सब कुछ था, दे हैड ऑल द इक्विपमेंट्स। नहीं बचाया उस लड़के को, और फिर कहते हैं इंडियन हम एयरफोर्स शुरू। बेस से आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए, यस अपना टोकरी भेजिए नीचे यस। उसको, या अपना सीढ़ी जो है भेजिए जो कि विंच्ड होती है और एयरफोर्स वाले हेलीकॉप्टर। कर देते हैं काम, अगर एयरफोर्स को बता देते, एयरफोर्स वाले 15 मिनट में बच्चे को लिफ्ट कर लेते। वहां पे सीवर का पानी पी के, इंदौर जो सबसे शुद्ध शहर माना जाता है, स्मार्ट सिटी। स्वच्छतम, 8 साल से वहां पे सीवर का पानी पी के, और सब मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, जहां जहां घटनाएं घटी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो सीवर का पानी पी के मरना थोड़ी है कि सरकार बना दें इनकी। अब वो जो मठाधीश है गोरखनाथ का, वो एआई, अरे उसको पूछे एआई, हम रोज काम करते हैं एआई के साथ, एआई का जो इमेज और वीडियो जो है वो इस क्वालिटी का होता है, 1 मिनट लगता है, 1 नहीं मिनट। नहीं, आप भाई असली मूर्ति दिखा दीजिए ना भाई। अगर एआई जनरेटेड है और मूर्ति भंग नहीं हुई है, हम आप पे विश्वास नहीं करते, आप मूर्ति दिखा दीजिए। बिल्कुल। मूर्ति को टेलीविजन अपने गोदी मीडिया से कहिए, सबके सामने दिखाए कि मूर्ति सेफ है, और ये लोग जो है गलतफहमी पैदा है कर ही रहे हैं। नहीं, वो है ही नहीं। अब जैसे राफेल के बारे में चाइना कह रहा है हमने गिरा दिया, अमेरिका कह रहा है गिरा दिए, भाई फ्रांस के टीम को बुलाते और अपने सारे राफेल गिरा देते कि एक देखिए कहीं डेंट नहीं लगा है, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, गिराने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वहां पे हमें लगता है कि भैया हम अपने जितना भारत माता को प्यार करते हैं और मोदी जी का सम्मान करते हैं, वो सम्मान योग्य अब बड़ा मुश्किल हो जाता है, सम्मान करना भी है और करना मुश्किल भी है। मुझे ना मोदी जी के लिए एक बात याद आ रही है जो मेरी माँ कहती होती थी बहुत बचपन में, एक चुप 100 सुख। वो बस वो उसी उस पे चल रहे हैं, सिद्धांत पे, एक चुप 100 सुख। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस हम चुप हैं, जो बाकी अरे बोल रहे मनमोहन हैं सिंह को वो। तो ये हाँ, मौन सिंह मोहन कहते सिंह थे। बोलते थे। हाँ, तो अब क्या हुआ? अच्छा, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उस पे नहीं बोलते, इंदौर की घटना पे नहीं बोलते, इस बच्चे के साथ जो हुआ उस पे नहीं बोलते, और कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह मौन सिंह थे। डॉलर 91 रुपए 3 सेंट हो गया अभी, थोड़ी 2-4 यस घंटे यस 3 घंटे यस पहले यस पता यस 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 तो यस। क्या, कहां से 58? अरे कहाँ हम धंधा करेंगे? मैंने अगर माल बेचा है किसी को $1000 में पर टन, और वो $1.5 अगर डॉलर जो है बढ़ गया, वो 3 रुपए, सॉरी 1.5 रुपए, वो 3 रुपए में काम कर रहा है प्रॉफिट पे, 1.5 रुपया चला गया तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा। चलिए अजीत जी, बात करके स्पष्टीकरण हुआ, मेरे ख्याल दर्शक श्रोताओं को भी बात समझ में आएगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वास्तविकता क्या है। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। नमस्कार। नमस्कार।